जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर दिन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का। तो एकदम स्वागत स्वागत स्वागत। देखिएगा मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से आ पा रही है कि नहीं है। तो अगर आवाज़ बताइए, जय हिंद बोल दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, इस क्लास के दौरान होने वाली घटनाओं में आपका मैसेज नहीं पढ़ा जाएगा। तो वो पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, पर मैसेज नहीं पढ़ेंगे, है ना। चलिए, बहुत है। ना ना ना, कोई नहीं, ठीक। करे भाई शुरू, क्लियर। मैं ठीक हूँ, तुम लोग सुनाओ, तुम लोग कैसे हो। सर आज मेरा बर्थडे है, जिसका बर्थडे है भाई से हैप्पी बर्थडे बोल दो। अरे वो खुश रहे भाई, एक भाई की तरफ से तो भाई यही दुआ हो सकती है कि उसकी बहन खुश रहे, और भाई है तो भाई भी खुश रहे, है ना। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज की जो क्लास है वो आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट पर है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट पर जब आप करेंगे तो कैसे काम करेंगे बता देते हैं यहाँ। अब तो सर आप सुबह से रात तक पढ़े बड़े थके हुए। बेटा कोई नहीं, चलता रहता है, ये काम है इंसान की लाइफ का। तो जब तक जान है तब तक जहान है, अभी है। अभी मतलब जवानी तो नहीं कहेंगे, ठीक है ना। कल ओफ है ना, ऑफलाइन के तो तुम देखते ही नहीं, खैर वो तो अलग है। चलिएगा, खैर शुरू करेंगे, आ जाओ जरा और शुरू करते हैं। तो इसमें ये कैसे, इसका कलर कैसा हो रहा है आज। इसमें कुछ गड़बड़ है बोर्ड पे। तो ठीक है, इस पे ही कराऊँ। तो ब्लैक करनी है मेरे को पीपीटी। रोज कुछ ना कुछ छेड़ा छाड़ी कर देते तुम है। चलो भाई रेडी, आ जाओ। अब देखो भाई, मैंने मैसेज पढ़ लिया, अब तुम पढ़ाई। एक बात बताओ, पहले मैसेज में थ्योरी पढ़ोगे या पहले सवाल देखोगे। थ्योरी या सवाल बताओ। थ्योरी है या सवाल है। क्या इच्छा है, थ्योरी या सवाल। हम्म हम्म थ्योरी या सवाल। ले लिए नाम बस अशोक। अब नाम नहीं बेटा, मैंने कहा था शुरुआत में लोगों ने नाम वाम में कुछ नहीं रखा, इस बार ऐसा नाम ले लो अपना कि पेपर लाइक तो तुमसे करा नहीं जा रहा, है ना। जल्दी बताओ, थ्योरी या पहले क्या। ओके ओके। सर जी आज गर्मी में पढ़ाई करी, एसी सही मारूंगा, भारती वही है, एसी जरूरी है। पहले बालक बोल रहे हैं थ्योरी, उसके बाद चलो। तो एक दो ही है, थ्योरी से शुरुआत करेंगे, आ जाइएगा। और यहाँ से जो शुरुआत होती है ये, तो देखिएगा पहले तो फैक्ट वाइज चलेगा आरटीई। तो जो आरटीई एक्ट है वो क्या है, 2009। इसको बोला जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्या बोला जाएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो राइट टू एजुकेशन भी कोई बोलता है तो बोल सकता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसका मतलब शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का ये जो अधिकार आया था भाई, ये आया था 2009 में। लेकिन ये जो लागू हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल 2000। तो अगर कोई पूछेगा लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था मेरे बच्चे कब, 1 अप्रैल 2010। तो 1 अप्रैल 2000। ध्यान से सुनते रहिएगा भाई। हो सकता है मेरे बोलते टाइम लिखने में कुछ गलती हो, चेक कर लीजिएगा। मैं बोलता टाइम से वो होता है कि बोलते स्पीड में ना, वो लिखने में गलत। तो 1 अप्रैल 2010 में हुआ। इसमें जो हुआ यहाँ पर जो आया, तो इसके बारे में कुछ बातें आपके सामने आएगी। आरटी एक्ट कब आया, कैसे हुए। इसमें जो एक एज ग्रुप रखा गया, कि बोला गया कि जो बच्चा होगा वो 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा होगा, इसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, ट्रांसजेंडर भी। 6 से 14 वर्ष का जो सामान्य बालक, नॉर्मल बालक होगा, उसके लिए क्या होगा, फ्री एजुकेशन की बात की गई है। जहां आप फ्री एजुकेशन, निशुल्क शिक्षा की बात करते हैं। फ्री एजुकेशन तो है, लेकिन आप इसे कह सकते हैं इस तरह, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कंपलसरी एजुकेशन। तो इसका मतलब ये बात करता है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पर। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा में जो बात करेंगे, यहाँ पर एक बात समझना। तो यहाँ के जो फैक्ट होंगे, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, इसका मतलब बालक को आपको क्या देनी है, फ्री शिक्षा देनी, उससे कोई पैसा नहीं। लेकिन इसी में 2019 का सीटेट का ही पेपर था, जिसमें ये बात आ गई थी, एक सवाल आया कि एक ग्रुप होगा 6 से 18। तो बेटा जो 6 से 18 बच्चा होगा वो डिसेबल बच्चे के लिए होगा। इसका मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे होंगे, है ना, दिव्यांग, तो उन लोगों, उन बच्चों के लिए जो एज ग्रुप होगा वो क्या होगा, 6 to 18। अब इस बात को थोड़ा सा और लिया गया आगे, तो ये बेसिक था। इसके लिए मेरे बच्चे एक आर्टिकल आया, अनुच्छेद। तो जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो हमारा है 21A। 21A इस आधार पर है जिसे आप जीवन के अधिकार से जोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बेटा जीवन का अधिकार है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 21A में ये हमारा फंडामेंटल राइट है। क्या है, फंडामेंटल राइट।
तो इसका मतलब अगर फंडामेंटल राइट आपका है तो ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार। लेकिन सेम तरीके से कई बार आपके सामने आर्टिकल 45 भी आ जाता है। तो जो आर्टिकल 45 है वो बात याद रखिएगा, वो आपका होता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपी। आपने सुना है? बताना जरा, आर्टिकल 45 में 45 में क्या होता है, किसी को पता है? बताऊं? हाँ जी बताइए, किसी को पता है कि नहीं है? आर्टिकल 45 में क्या बोला था है? डीपीएसपी याद है कि नहीं है? हाँ भाई, याद है कि नहीं? मौलिक अधिकार किस में आएगा? 21A में। तो देखो फैक्ट के साथ दोनों में फर्क रखना। इसका मतलब राज्य को ये बोला गया है, हिंदी में लिख दो, राज्य को ये बोला गया है कि आपको 10 वर्षों के अंदर अंदर भारतीय शिक्षा में क्या करना पड़ेगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को बनाना पड़ेगा। तो किसी को पता है डीपीएसपी क्या होता है? किसी को पता है डीपीएसपी क्या होता है? डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव, हाँ याद है, पी से क्या होगा, पॉलिसी। लिखा कि नहीं लिखा? लिखा कि नहीं लिखा? अरे भाई साहब, तुम में से आधे से ज्यादा ना जानते। डीपीएसपी तो होता है, क्या होता है? डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? आर्टिकल, हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है, मैं भी, है ना, चलो सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब अगर इसके बाद आपसे बढ़ेंगे तो यहां से बस इतना ही याद रखिएगा कि जो आपके यहाँ पर है, तो एक दो तीन जो बातें याद रखने की हैं बेसिक सी। तो अब आपके सामने हमने जो बातें जानी, आरटी कब आया? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। एज ग्रुप क्या रखा गया? इसका मतलब 6 से 14, जो स्पेशल बच्चों के लिए 6 से 18। आर्टिकल 21 में इसको क्या बोला है? जीवन के अधिकार के आधार पर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 45 में राज्यों के लिए अधिकार दिए गए कि वो 10 सालों के अंदर इसे क्या करेंगे? लागू करेंगे। इसके बाद स्क्रीनशॉट आगे बढ़ते हुए यहाँ संविधान का आर्टिकल, ये संशोधन हुआ था जिसे आप अमेंडमेंट बोलते हैं। संविधान का जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, तो संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट को जो हुआ था वो हुआ था 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। जिसमें अब अगर जब ये हुआ तो उस टाइम जो देश के पीएम प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या नाम था भाई? मनमोहन सिंह। और अगर उसी आधार पर मनमोहन सिंह डॉक्टर थे यहाँ पर प्रधानमंत्री, तो देश की क्या थी? प्रेसिडेंट थी, देश की जो राष्ट्रपति थी उस टाइम तक है प्रतिभा पाटिल जी, दे, है ना। तो श्रीमती आप दे सकते हैं, श्रीमती लिख लीजिएगा, लिखना चाहेंगे तो वह नॉर्मली लोग लिख देते हैं ऐसे ही। तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल था, है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं श्रीमती प्रतिभा, प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल जो थी उस टाइम क्या थी? देश की क्या थी? प्रेसिडेंट थी। देखो ये वाली बात तो आपने फैक्ट में यहाँ जान लिया, 86वां संविधान संशोधन में जान लिया। एक बात और अगर याद रखने की होगी, तो जब हमारे सामने ये आया आरटीई, तो आरटीई जो आया, हिंदुस्तान इसे अपनाने वाला 135th कंट्री था। इसका मतलब हिंदुस्तान ने 135 नंबर कंट्री, तो हिंदुस्तान क्या था? 135। लेकिन जो फर्स्ट कंट्री थी जिसमें सबसे पहले आरटीई आया था वो थी नॉर्वे। क्या थी भाई? नॉर्वे। तो नॉर्वे जो था वो पहला देश था जिसमें आरटीई आया था यहाँ। इन बातों के बाद भी अगर आप देखेंगे कि इसमें राज्यसभा में कब आया, तो उसकी कोई जरूरत है नहीं। कपिल सिब्बल उस टाइम एचआरडी मिनिस्ट्री थे, जो बिल्कुल एकदम क्या है, क्लियर थे, एचआरडी मिनिस्ट्री थे। लेकिन इसके अलावा भी पूरा का पूरा जो आरटीई है, पूरा का पूरा जो आरटी है, उसमें जो चैप्टर हैं उसमें क्या होगा? जो चैप्टर कुल मिलाकर हैं वो कितने हैं? 7। अगर पूछेगा कि इसमें कुल मिलाकर जो सेक्शन है, जिसे आप हिंदी में बोलेंगे धाराएं, या आप बहुत सारे लोग बोल सकते हैं इसको क्या है, अनुच्छेद, तो यहाँ इसके अंदर जो सेक्शन है वो कितने हैं? 38। तो 7 चैप्टर को 38 धाराओं में क्या किया गया है? बांटा गया है। यहां तक अगर बातें क्लियर है तो यस और नो में बता दिएगा। तो कुल मिलाकर चैप्टर कितने हैं? 7। इन 7 चैप्टरों को जब आप डिवाइड करते हैं तो चैप्टर नंबर जो 1 आता है, चैप्टर नंबर 1 में कुल मिलाकर जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं कितने? 2। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो अगर आपसे पूछेगा कि सेक्शन 1, एक आता है सेक्शन 1 और जो दूसरा आता है वो क्या आता है आपका? सेक्शन नंबर 2। तो जो आर्टिकल है इसमें जो चैप्टर 1 में है, हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब आप समझते हैं प्रस्तावना, कि अगर आपसे पूछेगा यहाँ, तो प्रस्तावना में मेरे बच्चे यहाँ की आरटीई जो है, जो यहाँ पर राइट टू एजुकेशन की बात करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो सेक्शन जो 1 होगा, तो इस वक्त में हमने ये बोला है कि ये वाला जो हमारा होगा कि आरटीई सभी गवर्नमेंट स्कूल में तो लागू होगा,
गवर्नमेंट स्कूल में तो क्या होगा, लागू होगा। लेकिन ये जो रूल है ये नॉर्मली किसी प्राइवेट स्कूल पर या फिर ये किसी ना ऐसी धार्मिक संस्थानों पर नहीं है। इसका मतलब जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूट होंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि धार्मिक संस्थानों पर आरटी लागू होता है कि नहीं होता, तो याद रखना धार्मिक उस पर ये लागू नहीं होता। इसका मतलब मदरसे मंदिरों में होने, गुरुकुल में, मदरसों में या यहाँ पर होने वाली कोई भी जो पढ़ाई होगी उस पर आरटी एप्लीकेबल नहीं होगा। और अनुच्छेद 1 में बेटा नाम रखा गया है, अनुच्छेद 1 में जो है यहाँ पर क्या रखा गया, आरटी का जो नाम है ये अनुच्छेद 1 में आपके सामने आया है। अब देखिएगा यहाँ तक अगर आपके सामने समझ आ गया तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब यहां से आगे भी बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी और जब चलती रहेंगी तो यहां आपके सामने जो हमारा सेक्शन नंबर 2 आता है, सेक्शन नंबर 2 हमें बताता है डेफिनेशन। अब जो डेफिनेशन है वो किस चीज की है कि डेफिनेशन होती है कि जो एक वर्ड आया परिभाषा, तो सवाल पूछ लेगा परिभाषाएं किस में आई हैं, वो सेक्शन नंबर 2 में आई है, चैप्टर नंबर 1 में आई है, जिसमें ये बोला गया है कि भाई ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होगा, इसका अगर एसएमसी वगैरह वर्ड का मतलब क्या होगा। तो डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म अगर आप देखते हैं तो जो बच्चा है वो लोकल बॉडीज जो है उसका मतलब क्या होगा, तो इन शब्दों की जो है ना डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर सेक्शन नंबर 2 पे। तो सेक्शन नंबर 2 के मतलब यहाँ कि जो बच्चे की परिभाषा क्या है, तो बच्चे की जो परिभाषा है वो ये बताएगा कि बच्चे की परिभाषा ये है, इसमें चाइल्ड बताया गया कि चाइल्ड कौन सा होगा, तो चाइल्ड होगा इसका मतलब 6 से लेके 14 वर्ष का जो बच्चा है वो इस ग्रुप को क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पाएगा। ये हमारे किस में है, सेक्शन नंबर 2 में। अब इसके बाद जब चैप्टर 1 खत्म होता है तो हमारा चैप्टर क्या चल जाता है 2, और जो चैप्टर नंबर 2 है मेरे बच्चे देखो, अगर कोई पूछेगा चैप्टर 1 में कितने सेक्शन है तो सेक्शन 1 होगा और सेक्शन क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद जब आप चैप्टर नंबर 2 में चलते हैं तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी चीजें आती हैं यहाँ तक। अब 25% नेहा शर्मा वो बेटा ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन होगा जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल अगर आपको ये पता है, जैसे कुछ लोग बोलेंगे ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म क्या होगी, तो जरा इंतजार करिएगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का परसेंटेज वो सब कुछ आगे आएगा, लेकिन आपको पहले सब्र रखना पड़ेगा। कोई भी थ्योरी जब पढ़ोगे तो उसे अगर कभी सीक्वेंस में पढ़ना है तो इसका मतलब उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या देना पड़ेगा, समय और थोड़ा सा इंतजार। तो जब हम चैप्टर नंबर 2 पर चलते हैं तो चैप्टर नंबर 2 ये कहता है, इसी को आप देखते हैं वहां पर लिखा होगा चैप्टर नंबर 2 में क्या होगा, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। यहां आपको बोल दिया, छोट में लिख देता हूं ताकि टाइम कम लगे, फ्री कंपलसरी एजुकेशन। इस चैप्टर नंबर 2 में अगर जाओगे तो मेरे बच्चे जो सेक्शन आए हैं, पहले वाले में कितने सेक्शन थे, 2, इस वाले में सेक्शन आ जाते हैं 3, जिसमें आता है 3, 4, 5। तो याद रखने का, अगर छोटे छोटे बस कीवर्ड याद करा दूंगा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक होगा सेक्शन नंबर 3, एक होगा मेरे बच्चे सेक्शन नंबर क्या होगा 4, और एक हमारे पास आ जाएगा सेक्शन नंबर 5। तो अगर तुमसे पूछेगा कि सेक्शन नंबर 3 में क्या है, सेक्शन नंबर 4 में क्या है, सेक्शन नंबर 5, तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि 6 से 14 वर्ष के आयु का बच्चा होगा तो इसका मतलब यहां पर एज के बारे में। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि एज का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखना एज 6 से 14 वर्ष का बच्चे को मिलेगी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये हमारे सेक्शन नंबर 3 में आ जाती है। किस में आ जाती है, सेक्शन नंबर 3 में आ जाती है, ये बात ही रखेगा। अब कोई भी बच्चा जो है, अगर कोई पूछेगा कि भाई सेक्शन नंबर 4 क्या होगा, तो सेक्शन नंबर 4 ये कहता है कि इसमें जो बच्चा होगा, जो भी 6 से 14 वर्ष का होगा, उसे क्या कर रहे हैं, वहां पर पूर्ण शिक्षा दी जाएगी, या उसे आप कह सकते हैं कि कोई भी बच्चे का एडमिशन क्या है, नहीं रोका जाएगा। तो जिस बच्चे का एडमिशन, इसका मतलब 6 से 14 वर्ष के हर एक बच्चे का एडमिशन होगा। आप विद्यालय से बाहर के जिन विद्यालयों में नामांकन नहीं हुआ होगा, बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, उसे क्या करेगा, उचित तरीके से पूर्ण करा लिया जाएगा। जैसे अब अगर इसके बाद आप देख के चलेंगे तो यहां पर यह कहता है कि अगर कोई बच्चा आपके स्कूल से कहीं दूसरे स्कूल में जाना चाहता है तो उसका जो टीसी होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, वो उसे तुरंत मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, तुरंत। लेकिन फिर भी अगर कभी जाएगा तो 7 डेज दिखते हैं, लेकिन देना पड़ेगा क्या है, तुरंत। इसका मतलब अगर कोई बच्चा टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगता है तो हमारे कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन नंबर
नंबर 3। देखो, एडमिशन के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। इसका मतलब आप बच्चे को क्या है, एक वो डिनाई नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मना नहीं कर सकते। किसके लिए मना नहीं कर सकते? एडमिशन के लिए। तो इसका मतलब आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में एडमिशन देना ही है। अभी मैं बोल रहा हूं 25 वाले, प्लीज टर्न ऑफ योर कमेंट बुक इफ यू आर कमिंग इन थ्योरी क्लास। तो एटलीस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहला, चैप्टर 1 में गवर्नमेंट का ये रूल लागू होता है लेकिन प्राइवेट और स्कूल पर नहीं, रिलीजियस। दूसरा कहता है हमने क्या क्या शब्द है उसकी डेफिनेशन 2 में दी। चैप्टर नंबर 2 में 3 सेक्शन है, 3, 4, 5, जिसमें कहता है 3 में क्या है, 6 से 14 वर्ष का बच्चा होगा। ये किस में बोला गया है? सेक्शन नंबर 3। हर एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलेगा। ये क्या है? सेक्शन नंबर 4। आप किसी को एडमिशन के लिए नहीं मना कर सकते। ये क्या है? सेक्शन नंबर 4। आपके सामने कहता है सेक्शन नंबर 5 कि आपको टीसी तुरंत के तुरंत काट के देनी पड़ेगी। ये उसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा नहीं, इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3। तो जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें जो सेक्शन आ जाते हैं वो आ जाते हैं 6 से लेके 11। सेक्शन नंबर 6 से लेके सेक्शन नंबर 11 तक आपको देखने को मिलेगा यहां। तो इसका मतलब बादलों की छांव में बेटा याद रखना कि अगर सेक्शन नंबर कोई 6 पूछेगा तो क्या, सेक्शन नंबर जब 6 आता है तो टीसी तो मिल जाएगी, और टीसी अगर मिल जाएगी तो इसका मतलब ये वाली बात कि आपका यहां पर ये जो पढ़ता है, यहां पर जो चैप्टर नंबर 3 है वो याद रखना बेटा गवर्नमेंट बॉडीज के लिए, गवर्नमेंट बॉडीज के लिए, या फिर आप कह सकते हैं लोकल बॉडीज के लिए क्या था, निर्देश है। इसका मतलब यहां अगर कोई समझेगा तो सरकार ने राज्य सरकारों को या फिर पंचायत को या फिर एमसीडी को या फिर वहां की जो लोकल सरकारें होंगी, ग्राम सभा होंगी, उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं। और यहां पर इसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं। ये निर्देश दिया गया कि बच्चे का जो स्कूल होगा उसके क्या होगा, आपको 3 साल के अंदर अंदर सेटअप करना होगा। स्कूल का सेटअप करना पड़ेगा कितने साल के अंदर अंदर? 3 इयर्स के यार। तो भैया अगर आपके यहाँ स्कूल नहीं है तो 3 साल के अंदर अंदर आप अपने यहाँ स्कूल को क्या है वो करो। अब अगर इसके बाद आ जाता है जो 3 में आया, तो अगर हम सीक्वेंस देखें, आरटी लागू पहले में हुआ, दूसरे में तो भाई आपका वो पता चल गया। हम दूसरे में क्या करेंगे, आप रिलीजियस पर वो नहीं कर रहे थे, हमने एज जान ली, हमने एडमिशन जान ली। अब चैप्टर नंबर जो हमारा क्या आता है, चैप्टर नंबर जो हमारा 3 आता है उसमें 6 से लेके जो 11 है, तो आप कहते हैं कि विद इन 3 इयर्स में आपको ये लागू करना पड़ेगा। और प्राइमरी स्कूल जो होगा यहां, तो ये वाली बात जिसको पता नहीं ये जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, कि विद इन 3 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको प्राइमरी स्कूल क्या है, खोलना पड़ेगा। इसका मतलब जो आपका बच्चा होगा वो स्कूल में अगर जाएगा तो स्कूल की जो दूरी है, पहले 1 थी तो फिर इसको क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया। तो याद रखिएगा जो 6 बच्चे, हाँ, तो विद इन 3 इयर्स में आप करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का जो स्कूल का डिस्टेंस होगा, स्कूल का जो डिस्टेंस होगा वो कितने दूरी का होना चाहिए, 3 किलोमीटर के अंदर अंदर आप बच्चे के लिए स्कूल। लेकिन एक बात बता दूं, जब स्टार्टिंग में से बोला गया था तो इसे क्या है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर आज पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्टिंग में बता दूं पहले इसको 1 किलोमीटर बोला गया था, उसके बाद में विद इन 3 किलोमीटर कर दिया गया, 1 में भी 3 में। अब उसके बाद यहां बोला गया कि सेंट्रल का जो नंबर 6 है, नंबर 7 में चाहिएगा 7, नंबर सेक्शन जो आएगा 7। तो सेक्शन नंबर 7 में सरकार ने कहा कि हम जो है सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की क्या करेगी, मदद करेगी। और अगर स्कूल खोलने में खर्चा आएगा तो हम सेंट्रल वाले देंगे 60, आप देंगे 40। अगर किसी स्कूल को खोलने में 1 लाख रुपए का खर्चा है तो इस 1 लाख खर्चे में 60,000 कौन देगी, गवर्नमेंट देगी, कौन सी, सेंट्रल वाली, और 40 कौन देगी, स्टेट। लेकिन इसी में एक एक्सेप्शन है, उसको भी समझ लीजिएगा, एक अपवाद है। और वो अपवाद इस बात का है कि अगर ये वाली बात, अगर ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, किस में आ जाए, जो 7 सिस्टर स्टेट हैं या नॉर्थ ईस्ट हैं, तो वहां पर ये जो सिनेरियो होगा, तो जो सेंट्रल का और स्टेट गवर्नमेंट का होगा वो क्या होगा, 90:10। इसका मतलब अगर कोई भाई 7 स्टेट में स्कूल खुल रहा है तो 90% खर्च कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करेगी। बाकी आपके लिए क्या करेगा, आपका क्या करेगा, यहां पर स्टेट करेगा। अब इसके बाद इस अपवाद, जब 7 नंबर हो गया तो तुमने स्कूल भी खोल दिया, तुम्हें पैसा भी मिल गया। अब जब से भाई देखो एक बात तो तय है ना कि जिस इंसान को क्या मिल गया, स्कूल भी खुल गया और पैसा भी, तो इसका मतलब अब ये भी तो ऐसे काम भी करना पड़ेगा। तो जो सेक्शन नंबर हमारा 8 आया,
तो सेक्शन नंबर 8 में इन्होंने ये वाली बात कर दी कि भाई क्या है, सरकार अपनी ड्यूटीज को क्या करेगी पूरी, तो जो है गवर्नमेंट की ड्यूटी, अब ये गवर्नमेंट कौन सी होगी, ये लोकल हो, स्टेट हो या सेंट्रल हो, सबकी किस पर बात करेगा, ड्यूटीज पर, उसकी कर्तव्यों पर, कि देखो अब तुम्हें ये सारे काम करने हैं। इसका मतलब आपके सामने 6 में हमने क्या बोला है, हमने बोला स्कूल क्या होना चाहिए, ये वाला थ्योरी। उसके बाद यहाँ बेटा ये थ्योरी के साथ ही चल रहे मोहम्मद रिजा सर जी, आप पहले की तरह थ्योरी, अब मेरे को तुम्हें यही नहीं पता कि तुम क्या पढ़ते हो मेरे बालक, अगर इससे बढ़िया भाई कोई पढ़ा सकता है तो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं शायद, है ना। तो इसका मतलब आपके सामने जो गवर्नमेंट वाली बात होगी वो क्या होगी, एक बढ़िया सरकार अगर आपको देनी है यहाँ। अब यहां पर क्या होगा, तो अब देखो यहां नॉर्मल क्या कर दिया गया, बाद में एक बात यहाँ, तो गवर्नमेंट की जो ड्यूटी रखी गई एप्रोप्रिएट वो है सेक्शन नंबर 8, लेकिन इसके बाद मेरे बच्चे स्पेशल एक ड्यूटी जो बनाई गई वो ऊपर काट देना। जो हमारा सेक्शन नंबर 9 आया, तो 9 में हमने किसको रखा है, लोकल गवर्नमेंट को, और लोकल गवर्नमेंट के साथ या आप इसे लिख सकते हैं लोकल बॉडीज। तो यहां पर लोकल बॉडीज का मतलब होगा कि जैसे आप मान लो आपके यहाँ कोई एमसीडी है, आपके यहाँ कोई नगर पालिका है, या आपके यहाँ पर कोई क्या है, ग्राम पंचायत, तो जो भी है वो इस चीज को देखेंगे कि बच्चे के लिए स्कूल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अब अगर सरकार ने काम कर दिया, उसके छोटे भाई पंचायत ने काम, तो ये कहते हैं भैया माँ बाप भी खाली नहीं रहने चाहिए, माँ बाप को भी काम पे लगा दियो। और सेक्शन नंबर 10 में कहता है ये वाली बात कि पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल जरूर जरूर भेजेंगे। इसका मतलब माता पिता भी अपने बच्चे को स्कूल से दूर नहीं रख सकते, और अगर ये नहीं रख सकते, ये आता है सेक्शन नंबर 10 में, उन्होंने ये कह दे यहाँ। अब जब माता पिता आ गए, लोकल सरकार गवर्नमेंट आ गई, तो एक बच गया वो वाला काम जिस पर आती थी महिलाओं के लिए आजकल, क्या आपने एक सुना होगा, आंगनबाड़ी। क्या होगा भाई, आंगनबाड़ी। तो याद रखना बेटा सेक्शन नंबर जो 11 है उसको याद रखना आंगनबाड़ी के साथ, कि वहां पर इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट होगी प्रोविजन कर सकती है घर घर में आंगनबाड़ी का, या फिर नंदन करेगा, क्या करते हैं आंगन, है ना, आंगनवाड़ी। तो अगर कोई पूछेगा कि आंगनवाड़ी का उल्लेख आरटीई में कौन से सेक्शन में आता है, तो सेक्शन आता है 11। यहां तक बातें समझ में आई, यस और नो, यस और नो। अब इसके बाद वो फैक्ट शुरू हो जाएंगे जहां पर आप इस आरटीई को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आंगनवाड़ी जो आती है वो किस में आ जाएगी, सेक्शन नंबर 11। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे, सेक्शन के बाद चैप्टर खत्म। इतिहास का नहीं, आरटीई का। कोई पूछेगा आरटीई 2009 का सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो याद रखना सबसे बड़ा जो अध्याय है वो अपने आप में क्या, आरटी, क्योंकि इसे याद करने का मैंने तरीका वैसे समझाया था। ये तो ये आरटी है, यहां एक, यहां दो, यहां, इसके 3 कान इधर, इसके 3 कान इधर। तो मेरे बच्चे पहला वाला, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये है चौथा चैप्टर, 5वां, 6ठा और 7वां, कुल मिलाकर कितने चैप्टर हैं, 7। और जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 4, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में जो सेक्शन है वो है मेरे बच्चे 12 से लेके 28 तक, 12 से लेकर क्या है 28। तो 12 से 28 तक सबसे ज्यादा जो आपके सामने आए हैं वो किस में आए हैं, चैप्टर नंबर 4। तो जितने भी आप में से बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे कि सर जी वो 25% क्या था, अब सुन लो। अब हुआ ये कि आरटीई ने कहा कि ठीक है भाई गवर्नमेंट में तो लागू हो गया, लेकिन अगर हमारा कोई बच्चा होशियार होगा तो सेक्शन 12 के अंडर हम उसे कहते हैं एक ईडब्ल्यूएस कोटा। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर, या इकोनॉमिक बोल सकते हैं इसको ना, जो भी आप बोलना है, वीकर सेक्शन, जिसको बोला जाता है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। वही जो रिजर्वेशन आजकल सरकारें दे रही हो, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। तो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसकी बात की गई, और उसमें बेटा ये बोला गया वर्ग जो होगा कि कोई ऐसा परिवार, जर्नल में बात कर रहे हैं, जिसकी आय 2.5 लाख से क्या होगी कम, वो कर सकता है। यहाँ नॉर्मल है ये। ईडब्ल्यूएस में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो क्या है 25%। उसके बाद एससी का, ओबीसी का, सबका क्या है अलग अलग, उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिएगा कि अगर कोई पूछेगा तो क्लास, हाँ ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो कितनी क्लास तक मिलेगा,
तो इसको भी याद रखना, ये क्लास 1 से लेके 8 तक के लिए, 1 to क्या होगा 8। तो ईडब्ल्यूएस ऐसा नहीं कि तो 9th क्लास में चले गए वहां पर भी तुम्हें ईडब्ल्यूएस का मिल जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस जो होगा वो आपको गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को 25% छूट मिलेगी प्राइवेट स्कूल के एडमिशन में। आप इसे इस तरह कह सकते हैं कि मान लीजिएगा प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल में 100 सीटें हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 75 पर तुम अपनी सीटें ले लो, 25 तुम हमारे बच्चों के लिए छोड़ दो। तो नॉर्मली अगर आप इसका एक दुरुपयोग भी माना जाता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो फीस है वो शायद ना दे भी दे कोई, लेकिन उसको खाना पीना रहन सहन उसमें शायद एक गरीब परिवार का बच्चा अपने आप को आगे नहीं बढ़ाता, और वही एक रीजन होता है। बाद में मैनेजमेंट कोटे में भी बहुत सारी चीजें चली जाती हैं, बट फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे याद रखना ये। अब आपके सामने आता है 12 के बाद 13। 13 कहता है भैया तेरा कोई टेस्ट नहीं होगा, तेरा कोई टेस्ट नहीं होगा, है ना, है ना। तो सेक्शन नंबर 13 कहता है एडमिशन तो फ्री है और किसी भी एडमिशन के लिए कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो नो टेस्ट होगा, नो स्क्रीनिंग टेस्ट, नो कोई अचीवमेंट टेस्ट 13 में किसी बच्चे के से है। और इसमें यह भी रहेगा कि यहां टेस्ट नहीं होगा तो पैसा भी नहीं होगा, तो आपसे कोई पैसा भी नहीं लिया जाएगा किसी भी फीस के दौरान। इसका मतलब सेक्शन नंबर 13 कहता है हम आपसे कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे। अगर कोई पैसा लेगा तो उस पर हर्जाना होगा, वो हमारे पार्ट नहीं है पढ़ने का, इसलिए आप उसे छोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद ये वाली बात कि सेक्शन नंबर जो 14 है, सेक्शन नंबर 14 कहता है कि अगर सेक्शन नंबर 14 में तुम आओगे तो ये कहता है कि भैया कोई भी तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे पास एज का सर्टिफिकेट नहीं है, क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एज का सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब तब भी आपको एडमिशन से, तो इसका मतलब नो नीड किसकी, नो एज प्रूफ। तो एज प्रूफ की कोई भी नीड नहीं है किसी भी उसमें कि आपको कोई भी आयु को साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तब भी आप यहां पर आ सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है यहां, तो एक बात इन्होंने बोल दी कि यहां जैसे आप जब सीबीए वो पढ़ेंगे ना, मेरे साथ मैं आपको वो पढ़ा दूंगा सीसी का जो वो है ना, सीसी जब पढ़ेंगे तो हम सीसी में पूरा ग्राफ बना के बताते हैं कहां से कहां तक क्या होगा। तो यहां पर भी एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे कोई बोलेगा तो मेरे बच्चे ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एडमिशन खुले रहेंगे। यहां पर एक बात इन्होंने बोली जो हमारे किसमें आई, सेक्शन नंबर 15, और सेक्शन नंबर 15 कहता है इस बात के साथ कि देखिएगा जो बच्चा आएगा, जो बच्चा क्या है आएगा, आप उसे किसने, जो एडमिशन डेट के 6 महीने आफ्टर 30th सितंबर नो एडमिशन। इसका मतलब देखो इन्होंने बंदिश भी लगा दी। पहले तो कहा कि भाई बच्चे को एडमिशन नहीं मना किया जाएगा, लेकिन अब ये भी बोल दिया कि एडमिशन का मना तो हम कर देंगे, लेकिन कब, जब 30 सितंबर की तारीख। क्योंकि आप सीसीई में जब जाते हैं तो पहले 6 महीने का जो फॉर्मेटिव सबमिटिव होता है वो 30 सितंबर तक सबमिट करना होता है, इसलिए 30 सितंबर लास्ट डेट होगी एडमिशन की। आप ऐसा नहीं कि तब उसके बाद, अब अगली बार एडमिशन फिर दोबारा अप्रैल में ही होगा। यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई, मतलब मैं बोर कर रहा हूं आपको या कुछ समझा पा रहा हूं? वो कहता है इज इट मेकिंग सेंस, कि आपको लग रहा है कि आपको समझ पा रहे हैं? तो एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं कंटिन्यू करूं, नहीं मेरे सवालों के कीड़ो मैं तुम्हें सवाल करा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है सितारे तो तुम हो मेरे, तो लेकिन तुम्हें सवालों से मोहब्बत है, तुम्हें कंटेंट की जरूरत नहीं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अगर ये समझ में आएगा तो मैं बताओ कंटिन्यू करें। नहीं, आपके लाइक अगर लाइव के बराबर आगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे पढ़ाने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वरना मैं आपको जिंदगी में बोरियत लेके आ रहा हूं। जी हाँ जी, डन भाई, समझ रहे हैं? चलिए, तो जब 15 में कहा कि भाई एडमिशन इतनी तारीख के बाद नहीं होगा, तो इसके बाद आया आपके सामने सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर जो 16 है वो बोला कि अब बताओ भाई मैं क्या बोलूं, तुमने इतनी बात तो बता ही दे। वो बोला नहीं भाई तेरे लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे, और छोड़ के आएंगे नो, जो स्टूडेंट है वो क्या होगा, किसी भी बच्चे को स्टॉपेज नहीं लगाया जाएगा। 8वीं क्लास तक आप बच्चे को नहीं रोकेंगे। तो आप बोलेंगे कि स्टॉप नहीं करेंगे कहां तक, टिल 8th क्लास तक आप बच्चे को नहीं रोकेंगे। तो यहां आपके सामने एक बात है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, अनुत्तीर्ण नहीं होगा। तो इसको जब आप देखते हैं तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, नो डिटेंशन पॉलिसी। क्या बोला जाता है? नो डिटेंशन पॉलिसी। लेकिन बेटा इसका एक अपवाद हुआ, 2019 में इसको वापसी ले लिया गया और उसके बाद डिटेंशन पॉलिसी आ गई।
पहले 2009 में आया कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा, बच्चों को मजा आ गया भाई कि बोले डिटेंशन का DETENTION वहां स्पेस नहीं था, इसलिए कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, तो ये बोला गया। तो 16 में जब ये बात बोल दी गई सेक्शन में, तो बच्चे को तो मजा आ गई, वो तो अपना कूदने लगा, फांदने लगा, मास्टर के सर पे को उछलने कूदने लगा। अब मास्टर परेशान हो गया कि भैया फेल इसे कर नहीं सकते, ये हाथों काबू में आ नहीं रहा। तो मास्टर ने ये वाली बात सरकार को बताई और सरकार बोली चलो भाई तुम्हारे लिए कुछ कर देते हैं। देखो फेल तो हम तब भी नहीं होने देंगे, बच्चा रुकेगा नहीं, आप उसका आखिरी तक असेसमेंट करके देखोगे, लेकिन अगर बिल्कुल ही नालायक निकला तो आप उसे फेल कर सकते हो। तो सेक्शन 16 में जो अमेंडमेंट आया था वो 3 जनवरी 2019 को अमेंडमेंट आया कि अब बच्चा फेल किया जा सकता है। जब आप इस बात को समझ लेते हैं, इसका मतलब कमजोर उपलब्धि अगर दिखाता रहेगा तो नो डिटेंशन पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट वाला, तो सेक्शन नंबर 16 कहता है कि भैया अब आप फेल करे जा सकते हैं, ये वाला। तो इसका मतलब कोई भी बच्चा जो सेक्शन 16 के हिसाब से होगा वो स्कूल से अलग नहीं किया जा सकता था, हमारी ये बात। अब जब यहां हो जाएगा तो अब देखो तुम क्या करते हो, जब फेल नहीं करा जा सकता तो हाथी इतने बांध दिए गए सेक्शन नंबर 16 के बाद। सेक्शन नंबर 17 बोला कि मेरे बच्चे 17 पे बोला नहीं तुझे खतरा, कोई नहीं क्या है खतरा, इसका मतलब खतरा किस बात का कि कोई भी मास्टर पीटेगा नहीं, है ना, कोई भी मास्टर क्या है पीटेगा नहीं तुझे। इसका मतलब याद रखना यहां पर ये बोल दिया गया इस बात के साथ कि आप जो होगा 17 में आप फिजिकली पनिश नहीं करेंगे। क्या कहते हैं, फिजिकली बच्चे को पनिशमेंट नहीं देंगे। तो अगर कोई पूछेगा कि पनिशमेंट कब नहीं, तो याद रखना 17 में नहीं कोई खतरा नहीं कोई सजा, इसलिए याद रखना जो सेक्शन नंबर 17 है उसमें आप बच्चे को कोई सजा नहीं दे सकते। ये बात समझ में आई, हाँ या ना, हाँ या ना। तो इसका मतलब मेंटली हराश नहीं किया जाएगा, फिजिकली पनिश नहीं किया जाएगा। और जैसे मैं तुम्हें बोल देता हूं नालायक, तो स्कूल में नालायक तो बोलेंगे लेकिन कोई एब्यूजिव लैंग्वेज आप उसके साथ यूज नहीं करेंगे। यहां तक समझ में आया, हाँ या ना, दिखाना बहन बालकों को समझ में आया क्या, आ गया समझ में। यहां तो अगर इसके बाद आप बढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर हमारा 17 तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं, तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें पिटाई बंद है, कौन सा ऐसा सेक्शन है, इसका मतलब जो मियां बीबी घर से लड़के आते थे बच्चे को पढ़ाते थे अब वो अपना बच्चों पे हाथ साफ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब 17 पे खतरा टल गया बच्चे का कि भाई घर से जो चिढ़ के आते थे ना, हम अपने बचपन में यही तो कहते थे कि टीचर जो सुबह सुबह अपनी बीवी से लड़के आए, मैडम को बोलते थे मैडम अपने पति को खाना नहीं दे के आई। तो ये देखो जब हम बच्चे थे हम भी ये बात करते थे, आप थे आप भी यही बात। तो इस बात को इन्होंने बोला कि नो खतरा, पिटाई हो गई बंद। अब 17 में जब पिटाई बंद हो गई तो अब ये क्या कह रहा, भाई पिटाई तो बंद होगी, सारे हाथ रुक गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बोला ऐसा है कि भाई देखो हम तो ये ठीक कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आपने देखा होगा फेक बन जाते हैं चैनल, वैसे ही फेक ना बन जाए स्कूल, फेक ना बन जाए स्कूल। तो इन्होंने कहा सेक्शन नंबर 18 में, सेक्शन नंबर 18 में एक बात बोल दी कि विदाउट परमिशन। इसका मतलब सेक्शन नंबर 18 में बोला कि किसी भी स्कूल के ओपन करने के लिए उसकी रिकॉग्नाइजेशन जरूरी है। रिकॉग्नाइजेशन मतलब क्या है, उसको मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर वो मान्यता प्राप्त नहीं करेगा तो उसे स्कूल का दर्जा नहीं मिलेगा। और भाई साहब अगर उसने ऐसा काम कर दिया तो उसे 10,000 रुपए क्या देना पड़ेगा, हर दिन का क्या होगा उसका जुर्माना, कितना, 10,000 रुपए दिन का जुर्माना होगा जी। हाँ तो अब देखो यहां पर जुर्माने वाली बात होगी यहाँ। तो इसका मतलब जब स्कूल को मान्यता मिलेगी तो एक बात तय है, स्कूल के कुछ रूल भी बनेंगे। तो जो सेक्शन नंबर 18 था उसके बाद एंट्री होती है किसकी, सेक्शन नंबर 19, और यहां किए गए स्कूल के लिए कुछ नॉर्म्स तैयार। इसका मतलब स्कूलों के लिए कुछ नियम तैयार किए गए कि आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, बच्चा अगर आएगा तो उसे पढ़ने के लिए क्या है, स्पेस मिले, खुला खुला जीना मिले, जाने में भगदड़ ना हो यहां। तो इस वाली बात को सारे के सार हो गए जी। अब सर सारी बात खुद ही कर ली, क्या करो बेटा, यहां समझ में आ गई कि नहीं आए। तो रिकॉग्नाइजेशन भी होगा, जुर्माना भी होगा। सेक्टर नंबर 19 के बाद अब इसके बाद क्या हुआ कि यार यहां
तो अगर तुमने ये वाला नियम बना दिया किसके लिए, स्कूल के लिए नियम, तो ये भी बात सही। लेकिन इसके बाद आपके सामने एक और अमेंडमेंट बना, और जो अमेंडमेंट बना वो आ गया सेक्शन नंबर 20। देखो तुम लोग ना, सच्ची बताऊं मैं थ्योरी से क्यों भाग जाता हूं, मैं इसलिए क्योंकि तुम लोग ना थ्योरी के टाइम हंसी मजाक में जो रहते हो ना वो गड़बड़ हो जाती है, और मुझे लगता है थ्योरी एक ऐसी सीरियस वाली चीज है जिसको ना, अब इसका मतलब सेक्शन नंबर 20 में कुछ पावर दी गई, कि पावर किसको दी गई, गवर्नमेंट को दी गई, कि भैया अगर कभी कभी जरूरत मिले तो इनमें रूलों में क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट। मतलब जैसे आपने 2019 वाला देखा कि भाई 9 में दिक्कत थी और 19 में हमने बदल दिया, तो 20 वाले में हमने ये वाली बात देख ली, कौन सा आ गया भाई 20, तो इसका मतलब सरकार को संशोधन की कुछ क्या मिली है, अनुमति मिल गई। लेकिन बेटा अभी तक का जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो आएगा अब इस बात में एक बात याद रखना, सेक्शन नंबर 20 के बाद अगर आपके सामने सेक्शन नंबर 21 आया, तो जो सेक्शन नंबर 21 था वो वाला था जिससे सवाल आते हैं एसएमसी। क्या आया, एसएमसी। और मेरे बच्चे जो एसएमसी है वो जब आया है आपके पास, तो एसएमसी का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसको याद रख लेना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्कूल मैनेजमेंट मैनेजमेंट कमेटी। तो इसका मतलब आपने बोला कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सेक्शन नंबर क्या होगा, 21 में दी गई, गठन किया गया। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, स्कूल मैनेजमेंट जो है ये किसके लिए एक सवाल आया था आपका इस बार वाले में, तो याद रखना ये आपका क्या बना, हायर। ये बेटा प्राइमरी के लिए नहीं बनाया गया, ये अपर प्राइमरी के लिए था। किसके लिए था, अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी। अब देखो अपर प्राइमरी के लिए, तो यहां जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप यहां पाएंगे कि अपर प्राइमरी के लिए बना। अब इसके बाद मुझे लगता है कि आपकी अगर ऐसी कुछ बात होगी तो अब मैं आपको चलो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ा देता हूं, भाई तुम्हारी इच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर 21 की जरूरत नहीं तो तुम अगर पूछोगे तो सेक्शन नंबर 22 बता दूंगा मैं, तुम बोलोगे तो ये सेक्टर नंबर 22 नहीं है, सेक्शन नंबर 22 है। उसके बाद एक सेक्शन नंबर क्या है, 23 है। एक आपका सेक्शन नंबर क्या है, 24 है। और एक सेक्शन नंबर क्या है, 25। सेक्शन नंबर 25 तुम्हें जानना जरूरी है, क्योंकि सेक्शन नंबर 25 से सबसे ज्यादा सवाल आज तक आए हैं। मतलब ये अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर आप इसको पूरा लिखते जाएंगे तो शायद ये बोर्ड भी क्या बन जाएगा, कम पड़ेगा। और सेक्शन नंबर जो 25 है जी, सेक्शन नंबर जो 25 है उसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। यहां पर मेरे बच्चे जो आता है वो आता है स्टूडेंट टीचर रेशियो। क्या आता है, STUDENT, स्टूडेंट टीचर रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो। इसी को बेटा बोला जाता है पीटीआर। क्या बोला जाता है, पीटीआर। और पी का मतलब होता है प्यूपिल, जो आप होते हैं, प्यूपिल टीचर रेशो। दोनों बातें क्या हैं, सेम। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि प्राइमरी पर क्या रेशो होता है, देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो तुम चाहो मैं तो वही पढ़ा दूंगा। प्राइमरी का जो रेशो होगा, एक टीचर होगा, टीचर और स्टूडेंट का रेशो जो होगा प्राइमरी पर होगा 1:30। अगर आपसे कोई पूछेगा भैया अपर प्राइमरी पर क्या होगा, तो अपर प्राइमरी पर टीचर और स्टूडेंट का रेशो होगा 1:35। लेकिन अगर इसमें भी बदलाव आ जाए तो एक स्टार लगा लेना। अगर स्टूडेंट 200 से प्लस वाली बात आए तो रेशो होगा 1:40। क्या होगा, 1:40। लेकिन 200 पे बेटा एक चीज और जुड़ जाएगी, 1 हेड मास्टर। इसका मतलब जब भी आपके सामने आएगी ये वाली बात तो एक बात याद रखना, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो होगा आपके साथ जुड़ जाएगा, ये जो भी टीचर होंगे उसमें एक हेड मास्टर साहब भी जुड़ जाएंगे। तो ये जितने लोग जानना चाहते हैं मैं तो सारा ही करा दूं, लेकिन पूरा बता दूं, मैं तो पूरा ही बताऊं तो आओ जरा फिर। अब देखो ये तो जरूरी था, लेकिन सेक्शन नंबर अगर 22 होगा तो एक बार आ जाओ जरा, सेक्शन नंबर 22 बता दूं। बहुत सारी चीजें हैं मेरे बच्चे जो पढ़ी जाती हैं, आप इसे जल्दबाजी में पढ़ाई नहीं होती, समझ नहीं बनती, तो इसे प्लीज थोड़ा सा अपडेट करके चलेगा। एक बात और, पहले इसे कहीं पर 1:40 आपके एक्ट में था, बट 1:30 जो होगा वो प्राइमरी के लिए क्या होगा, बिल्कुल सही। अब तो मेरे बच्चे जो 22 में था कुछ फर्क नहीं पड़ा, 21 में क्या था, एसएमसी था। अब बस याद रखना, इसलिए मैंने ड्रॉप किया था क्योंकि जो सेक्शन नंबर 22 आपका आता है उसमें आ जाता है SDMC। तो जो SDMC है, इसमें जो है SDMC जो है वो स्कूल ही था, बस डी का मतलब याद रखना डेवलपमेंट। क्या होगा, डेवलपमेंट।
तो इसको बोला गया क्या है, इसको क्यों, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। लेकिन एक बात याद रखना, ये भी प्राइमरी के लिए नहीं बना था, ये भी किसके लिए बना था, सीनियर सेकेंडरी के लिए। किसके लिए बना था, सीनियर सेकेंडरी। और जो सीनियर सेकेंडरी हो तुम जानते ही हो, 12वीं क्लास के लिए ये बना था। 24 में आपके सामने, 23 में जो होगा, तो जो तुम लोग टीचर बनने जा रहे हो, जो तुम लोग टीचर बनने जा रहे हो, और आपसे जो पूछा जाता है अध्यापक की योग्यता, क्या है, टीचर की क्वालिफिकेशन, तो आपकी अध्यापक वही बनेगा, उसकी योग्यता जो है, मतलब उसका बीएड होना चाहिए, डाइट होना चाहिए। तो जहां अध्यापक की योग्यता, टीचर की क्वालिफिकेशन पूछी जाएंगी, वो याद रखिएगा आपका सेक्शन नंबर क्या होगा, 23। और 23 के बाद अगर उसी में कुछ बात आ जाए, तो इसका मतलब बेटा अध्यापक की अगर योग्यता है, तो इसका मतलब उसके बाद अध्यापक का कुछ क्या होगा, काम भी होगा। तो यहां पर जो बात की जाती है, तो यहां पर एक चीज और आ जाती है, अध्यापक की ड्यूटी। तो अध्यापक की क्या है, टीचर्स की जो ड्यूटी है, तो अध्यापक की जो ड्यूटी है उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके कर्तव्यों के बारे में, उसके काम के बारे में, वो हमारा सेक्शन नंबर 24 है। देखिए भाई, अगर आप डिटेल पढ़ते हैं तो वो हमेशा ही बोरिंग होता है, इसलिए हम पढ़े हुआ, जो आपने देखा ना, जो बच्चा पूरी रात दिन पढ़ता रहता है, हम उसे कहते हैं कितना बोरिंग सा बच्चा है, लेकिन वो बोरिंग नहीं होता, अपनी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा पल कमा लेता है जब आप कहते हैं काश मैंने भी कर लिया होता। तो हमारे लिए पढ़ाते टाइम, मेरे लिए शायद यूट्यूब भी एक धोखे के लिए नहीं होता, मेरे लिए यूट्यूब होता है जो मैं, और ये बात समझ लीजिएगा, जिन लोगों ने मुझसे ऑनलाइन पढ़ा होगा, मैंने उन्हें भी यही पढ़ाया होगा। क्यों, क्योंकि मैं फिल्टर नहीं कर सकता उन चीजों को, जो सही वाली हैं वो सही होगी। तो यहां पर इस बात के साथ मेरे बच्चे 24 पे याद रखना, और 25 का मैंने आपको बता दिया। लेकिन 25 यहां खत्म नहीं होता, 25 में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। 25 में अभी आप तो ये जाना था, लेकिन सेक्शन नंबर जो 25 होगा उसमें कुछ चीजें और भी हैं मेरे बच्चे, और वो आ जाती हैं याद रखने वाली। अच्छा, अगर ये वाली बात हो जाए, जब हमने बताया कि 200 के प्लस अगर बात कर दी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक क्लास में, अगर एक क्लास में 91 स्टूडेंट हैं, तो ये बताओ टीचर कितने होंगे। अब तुमने प्राइमरी की एक क्लास में, प्राइमरी की एक क्लास में एक मान लीजिएगा प्राइमरी स्टूडेंट है, और उसकी क्लास में क्या है, 91 स्टूडेंट है, तो ये बताओ टीचर कितनी जरूरत पड़ेगी, बताना जरा भाई, कितने की जरूरत पड़ेगी। प्राइमरी स्कूल में अगर 91 स्टूडेंट हैं, तो कितने टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, जल्दी जवाब दीजिएगा, कितने टीचर की जरूरत पड़ेगी। बहुत बढ़िया, देखिए भाई क्या जवाब दे रहे हैं, मेरे को मैसेज दिखा दो। 25 बड़ा जरूरी है। देखिए ये आ गए 3 3 3 3, बस ये वही लोग हैं जिसने थ्योरी को बड़े ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा। इस क्लास में जितने भी बच्चे 3 जवाब, एक तो 2 ही दे रहा है। अब जो अच्छे से पढ़ेगा वो समझेगा, जो अच्छे से नहीं पढ़ेगा बेटा वो एग्जाम में भी यही गलती करेगा। पता है, अब जब तुम्हें ये वाली बात पता थी कि एक टीचर के लिए प्राइमरी पर एक होगा अगर टीचर, तो 30 हो गए स्टूडेंट, तो भाई ये कौन सा गणित आ गया तुम्हारा, अरे 30 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 90। अगर एक बच्चा एक्स्ट्रा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर एक ही ज्यादा जाएगा। इसका मतलब बेटा हम ये नहीं, ये मेट्रो की सीट थोड़े ना है कि तुमने कहा भाई साइड हो जा मैं भी घुस के बैठ जाऊं ना, रूल इज रूल, याद रखना। रूल क्या होगा, रूल, तो यहां पर 3 नहीं, अंशु चौहान लोचन जो भी सारे लोग हैं बेटा याद रखना, 91 स्टूडेंट पर जो टीचर होंगे वो क्या होंगे, 4। तुम जो अपने देखो, तुम्हारी भावनाएं मैं समझ रहा हूं, तुम क्या सोच रहे, एक ही तो बच्चा है उसको क्या कर लो, साइड कर लो। और बेटा 200 से पहले कोई हेडमास्टर नहीं होगा, 200 से पहले कोई हेडमास्टर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जो तुम एक को बेचारे को साइड कर रहे हो ना, वो तुम्हारे हिसाब से साइड होगा, मेट्रो की सीट के हिसाब से साइड होगा, अकॉर्डिंग टू रूल। उसे क्या मिलेगा, एक टीचर ज्यादा। तो याद रखना 4 ही टीचर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4। तो जितने लोग 3 वाले थे वो इस बात को समझ लो, यहां पर क्या होगा, 4 टीचर की जरूरत पड़ेगी। और यहां हेडमास्टर नहीं, हेडमास्टर जो होगा वो 200 प्लस पे होगा मेरे बच्चे। बात, अब जिसने गलती करी है वो अपना आप से सॉरी बोल दो। मैंने कल भी बोला था ये सॉरी मुझे नहीं बोलनी है, सॉरी आपको अपना आप के लिए बोलनी है कि आप गलती। तो 4 टीचर होंगे, अब सॉरी बोल, जिन्होंने 4 बोला वो बहुत बढ़िया, बाकी लोग अपना आप से क्या बोलेंगे, सॉरी। तो जब ये 25 वाली बात हुई तो इसमें एक बात और समझ लो, अब बेटा वर्किंग आवर्स भी आ गए। क्या है, वर्किंग क्या है,
वर्किंग क्या है, डेज हैं, और वर्किंग क्या है, आवर्स। अब जरा समझो, अगर वर्किंग वाले, इसको प्राइमरी जो क्लास है, प्राइमरी जो क्लास है ये, और इधर क्या है, अपर प्राइमरी क्लास है, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया। प्राइमरी क्लास में एक जो अध्यापक होगा, एक जो अध्यापक होगा, है ना, हाँ, तो उसका जो बेटा मिनिमम वर्किंग डेज होंगे, तो अध्यापक के मिनिमम वर्किंग डेज कितने होंगे, 200 तो क्या होंगे, दिन, और मेरे बच्चे 800 क्या होंगे, घंटे। और अगर अपर प्राइमरी पर होगा तो 220 तो क्या होंगे, दिन, और मेरे बच्चे उसके लिए क्या होंगे, 1000 क्या होंगे, घंटे। तो इसका मतलब अगर आपसे ये वाली बात पूछ ली जाए तो घंटों पे अगर पूछे तो मिनिमम वर्किंग डेज फॉर अ टीचर, एक साल में मिनिमम जो डेज होंगे, मिनिमम डेज कितने होंगे, 200 वर्किंग आवर। और अगर कोई पूछेगा कि एक अध्यापक का, टीचर का पर वीक का, तो इसका मतलब याद रखना, टीचर जो होगा वो हर हफ्ते पर वीक जो बच्चे को पढ़ाएगा वो होगा मिनिमम 45 आवर्स। कितना होगा, 45 आवर्स। हम अगर अपने टीचर से एक हफ्ते में 45 घंटे पढ़वाएं तो इसका मतलब हम गलत नियम आरटीयू को क्या कर रहे हैं, फॉलो। यहां तक बात क्लियर आ गई। 200 दिन होंगे, 800 घंटे, किस पर, प्राइमरी पर। 220 दिन होंगे और कितने होंगे, 1000 घंटे, अपर प्राइमरी पर। बात समझ में आई, हाँ या ना, यस और नो, क्लियर भाई। अब अगर इस बात के बारे में आएंगे यहां, अब आ गया ये वाली बात कि देखो यहां तक तो तुम बात समझ गए। अब ऐसा हुआ कि टीचर की योग्यता जो सरकार तुम्हारे साथ आज कर रही है, आरटीई का अगर रूल योगी सरकार को या देश में हम अपनी सरकार को, यूपी में, दिल्ली में, केंद्र सरकार कहीं भी दिखाएं, तो हमें उन्हें दिखाना था ये कि सेक्शन नंबर 26 कहता है कि स्कूल में 10% से ज्यादा खाली सीटें नहीं होनी चाहिए टीचर्स के लिए, खाली स्थान। इसका मतलब अगर किसी स्कूल में मेरे बच्चे 10 टीचर की जरूरत है, तो अगर मान लो 100 टीचर हैं, तो 100 टीचर में से इसका मतलब अगर वो संख्या 11 है तो आपको तुरंत भरनी पड़ेगी। 10% से ज्यादा आप खाली भी नहीं रख सकते। क्या बोल रहा हूं मैं, 10% से ज्यादा खाली सीटें नहीं। तो इसका मतलब भैया, लेकिन हम देखो आज के टाइम में हर स्कूल में 30%, 40% इस तरह हो रखा है। तो भाई याद रखना, 10% से ज्यादा टोटल सेक्शन पोस्ट कभी भी वैकेंट नहीं होनी चाहिए यहां। अब इसके बाद ये कहता है कि देखो जब खाली नहीं है तो हमें ऐसा है कि जो टीचर है, टीचर भी खाली नहीं चाहिए। तो टीचर अगर खाली हो तो उसे काम पे लगा दो। कह रहे किस काम पे, उस काम पे लगा दो जिसको बोला जाता है जनसंख्या की गणना। इसका मतलब इसे क्या लगा दो, जनसंख्या की गणना। या फिर कोई आपदा सिचुएशन हो, जैसे कोरोना में तुमने देखा होगा टीचर को जो ड्यूटी दे दी गई थी, लेकिन एक बात याद रखना, और किसी भी काम में से नहीं। या आप इसे कह सकते हैं जो चुनाव में होता है, चुनाव में भी किसकी ड्यूटी लगती है, टीचर्स की। तो इसका मतलब सेक्शन नंबर 27 कहता है इस बात के साथ, सेक्शन नंबर 27 कहता है इस बात के साथ कि जो है यहां पर आपको जनगणना में, राहत कार्य में, चुनाव में टीचर की ड्यूटी। और ये कहता है देखो चुनाव में तो तुम काम करोगे, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम खाली रह गए और तुम्हारे दिमाग में ये वाली बात आ गई कि तुम जाके कहीं ट्यूशन पढ़ा लो, तो सेक्शन नंबर 28 कहता है नो ट्यूशन। क्या बोलता है, नो ट्यूशन, या आप इसे कहते हैं नो प्राइवेट क्लास। तो अगर अध्ययन मंत्रा का किसी के साथ एग्रीमेंट होता है और अध्ययन मंत्रा कहता है नो अदर इंस्टीट्यूट, तो यहां हम भी से कह सकते हैं सेक्शन नंबर 28। तो यहां पर आपके सामने अगर बात आती है तो ये पूरा अध्याय है, अध्याय नंबर 4, जिसमें आपके सामने आ गई ये बात। उसके बाद बाकी जो अध्याय हैं अगर आप उसे पढ़ें तो पढ़ें, ना पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड ज्यादा सवाल आपके सामने आएगा नहीं। क्योंकि एग्जाम को बनाना, उसके बाद हर बच्चा क्या करेगा, अपने अधिकार पूरा पाए, प्रमाण पत्र पाए, सारी चीजें। बस एक और याद कर लो, इसके आगे नहीं जाने की जरूरत। आप लोगों के साथ यहीं से ज्यादा आरटी के सारे सवाल यहीं तक सिमट जाते हैं। बस एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जो जरूरी है वो है सेक्शन नंबर 30। कौन सा है, सेक्शन नंबर 30। और सेक्शन नंबर 30 कहता है कि हर बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड होगा। क्या होगा, रिपोर्ट कार्ड। इसका मतलब आपको बच्चे को क्या देना पड़ेगा, उसका रिजल्ट जरूर बनाना है। तो टीचर इसका मतलब रिपोर्ट कार्ड जरूर जरूर बनाए। अब मैं पानी पी लूं, उसके बाद बताओ चीजें समझ में आई, हाँ या ना। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। कैसा लगा भाई, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो भाई अगली बार और बढ़िया बना लेंगे। क्लियर है।
बस इससे ज्यादा आपको 35-36 में क्या है उसमें जाओगे, शिकायतें हैं, नेशनल काउंसिल बनेगी, सरकार कुछ भाई आरटी लागू में चेंजेस लाएगी, उसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए आपको जरूरत होगी। आप यहां तक रखिएगा, है ना, तो आप इसे यहीं तक रखिएगा। और अब आपकी जानकारी के बाद हम बढ़ेंगे इनके प्रश्नों की तरफ, तो धीरे धीरे आप यहाँ, और ये दोनों किताबें भाई केवीएस, यहाँ ना जो सीडीपी का, ये सीटेट का पहला मतलब मार्केट का एक लोता ऐसा वो होगा सिलेक्शन पीवाईक्यू, जो आपको बाइलिंगुअल भाषा में विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और मेरी आप लोगों से वादा है, गारंटी है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसे कहेंगे हाँ कुछ आपने नया पढ़ा है। फिलहाल चलेगा प्रश्नों की तरफ, आते हैं आपके सामने जी। तो जब आप इसे पढ़ लेंगे तो पहला सवाल देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पर, ये हमारे बैच है सीटेट के, मर्जी है तो आ जाओ, नहीं तो सब कुछ यहीं पा जाओ। पहला सवाल है ये, कहता है द राइट टू एजुकेशन एक्ट इज नोन एज, बताओ राष्ट्रीय जो है शिक्षा का अधिकार किस नाम से। पोल आपके सामने आ गया है, पोल आपके सामने आता चलेगा, अब आप सवालों का जवाब भी देते चलिएगा। एक बार 18 वाला समझा दो बेटा। 18 में क्या होगा मेरे बच्चे, 18 में तो बिल्कुल आसान था, उसमें तो टेंशन ही नहीं थी, है ना, ये तो फालतू। 18 तो ये देख, 17 के बाद खतरा, 18 में क्या है, इसका मतलब मान लो तुम्हारे पापा का मन किया कि तुम्हारे पापा स्कूल खोलना चाहते हैं, और स्कूल खोल के बैठ गए और गवर्नमेंट को बताया नहीं, तो जिस दिन गवर्नमेंट को पता चल जाएगी वो मार देगी छापा, और जिस दिन से स्कूल खुलागा उस दिन के हिसाब से 10,000 रुपए किराया नहीं लेगी, फाइन ले लेंगे, है ना। बेटा 33, 35, 36, 37 की कोई जरूरत नहीं है राम लखन जी, वो मतलब आपकी नेशनल सिक्योरिटी पर बच्चे के लिए कमीशन है, एडमिशन, वहां से सवाल नहीं आता, ठीक है, हम पढ़ाई से रिलेटेड ही सवाल पूछते हैं इसलिए। तो जो पहला सवाल आपके सामने आया था, तो यहां राइट टू एजुकेशन का मेरे बच्चे जो पूरा नाम होगा वो, इसका मतलब चैप्टर नंबर 1 का जो जवाब होगा उसको बोला जाएगा सी, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अगर कोई तुमसे पूछेगा तो ये आरटीई का क्या होता है फुल नेम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जितने लोगों ने दिया है वो बिल्कुल क्या है सही, तो जितने लोगों ने बी दिया बस यही फर्क आता है। अगर आप इस सवाल का जवाब देखो, अभी भी आगे ना गलती, अभी गलती, ये नहीं कहता है द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट होगा द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री, तो बेटा याद रखना राइट टू फ्री नहीं होगा, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री होगा। तो मार गए ना गोता, और देखो हो गए सारे गलत। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे बालक, क्योंकि जिसके लिए बना है उसी को अगर मेंशन नहीं करोगे तो गड़बड़, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर हो जाएगी गड़बड़ तो इसका मतलब धोखा हो जाएगा। याद रखना पूरा जो नाम होगा ये आरटीई का पूरा नाम है, जिसने सी दिया वो बहुत बढ़िया है, जिसने नहीं दिया वो अलग है। बेटा 30 में रिकॉर्ड बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना, क्यूमुलेटिव बनाना है, एनेक्डोटल बनाना है, दैट्स इज ऑल जो है वो टीचर्स की ड्यूटी है। चलिएगा आपके सामने नंबर 2 है इसी का, नंबर 2, एसएमसी फॉर एवरी स्कूल इज कंस्ट्रक्टेड अंडर, अभी बताया था स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगी किसके लिए, नंबर जिसने ध्यान से पढ़ा होगा वो इसको बता देगा। सवाल नंबर 2 का जवाब जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, एसएमसी, एसएमसी जी, जो भी है, जो गलती करेगा वो अपने आप को सॉरी बोलेगा, वो मुझे सॉरी नहीं बोलेगा, किसी और को नहीं, वो अपने आप को सॉरी बोलेगा। नंबर बेटा 2 है, बताओ। देख मेरे बच्चे, एसएमसी का मैंने क्या बताया था, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी 19 में नहीं था, 22 में नहीं था, 18 में नहीं था, ये किस में था, 21 में, 21 का। अच्छा एक बात बताओ, एसएमसी जो है वो किन के लिए बनी है, प्राइमरी के लिए कि अपर प्राइमरी के लिए, प्राइमरी या फिर क्या है अपर प्राइमरी, जल्दी बताओ। एसएमसी जो है वो प्राइमरी के लिए बनी है अपर प्राइमरी के लिए जी, बताइएगा। एस बिल्कुल, जिन्होंने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वो बहुत बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो जिन्होंने दिया है जवाब इसका एकदम सही, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखेंगे इसके साथ तो ये आपने दिया है बिल्कुल सही, और आपके सामने अगर, लेकिन मेरे बच्चे प्राइमरी नहीं, किस पर बना है, अपर प्राइमरी, जो भी आप में से लगभग ऑप्शन में सारे लोगों ने क्या दे दिया है सही, तो याद रखना ये अपर प्राइमरी के बना है प्राइम। तीसरा जो सवाल है आपके सामने वो है ये रहा, आपसे पूछा जा रहा है अगर क्लास में राजस्थान हो, हिंदुस्तान हो, चाहे कोई भी हो, अगर बच्चे 200 से ज्यादा हैं तो बताइएगा रेशो क्या होगा, 200 से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो रेशो क्या होगा।
हाँ जी, यहाँ पर जो सवाल आया वो आपसे पूछ रहा है इस बारे में बात, क्या आपको बताना चलेगा? तो यहाँ बेटा अभी बताया, जो अगर 1 से 25 तो था ही नहीं, 1 से 40 वाली 200 से ऊपर अभी तो बताया था, तो 200 का हिसाब लगा लो। अभी भी देखो गड़बड़ करते चले जाएंगे तीन में। अरे पगलो एक बात बताओ, यहाँ बता तो दिया 200 को बेटा डिवाइड कर रहे हो किसके साथ, 40 के साथ कर देना। टीचर पूछेगा तो 5 टीचर की जरूरत, प्लस में एक क्या होगा, हेडमास्टर। लेकिन बेटा अगर 200 से ऊपर जाएगा तो रेशो 1:30 नहीं, रेशो क्या होगा, 1:40। और यही मैंने आपको लिखवाया भी था कि 200 से ऊपर जो रेशो जाएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, 1:40। तो जितने लोगों ने इसका जवाब, तो यहाँ याद रखना 5 टीचर होंगे और उसके बाद क्या होगा, 5 टीचर होंगे और एक हेडमास्टर। तो 200 बच्चों पे बेटा याद रखना पहली बार एक हेडमास्टर की जरूरत पड़ेगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्टेट दैट अ टीचर शैल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी। एक जो टीचर है वो कौन कौन से काम करेगा, बताओ। एक जो टीचर है वो कौन कौन से काम करेगा अकॉर्डिंग टू आरटी, जल्दी जवाब दीजिएगा। नंबर 4। हाँ जी, तो ये पूछ रहा है राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो होगा कितने स्कूल जाने में। देखो शिक्षा के अधिकार में अगर जाओगे तो भाई वो क्या करेगा, स्कूल में मेंटेन करेगा रेगुलर अटेंडेंस, सही बात है। पाठ्यक्रम को चलाएगा, सही बात है। निर्धारित समय पर कोर्स पूरा करेगा, सही बात है। तो सीधी सी बात है, ये सारे के सारे काम क्या हैं, टीचर के होंगे। और जो टीचर के होंगे ये बिल्कुल क्या है, सही। आगे देखो 4 के बाद ये आसान था, नंबर 5। तो नंबर जो 5 है ये सवाल आपकी समझ का है। ये सवाल आप थ्योरी से नहीं समझ सकते, ये सवाल आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। और देखता हूं कितने लोग समझ पाएंगे कि भाई जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया है तो जो क्लास है वो किस प्रकार की होगी, क्लास का जो कार्य है वो किस प्रकार का हो गया। पहला, वो अप्रभावित रहता है, शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को नहीं बताता। दूसरा कहता है वो लिंग के अनुसार अधिक समजातीय हो गया है। तीसरा कहता है आयु के अनुसार अधिक समजातीय हो गया। और चौथा कहता है आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय हो गया। तो नंबर 5 का जवाब दीजिएगा जरा, आपकी समझ देखता हूं कितनी है। नंबर 5 का, 5 का जवाब दीजिएगा। देखता हूं आप सॉरी बोलेंगे अपना आप से जवाब सही देंगे। नंबर 5 ऑप्शन नंबर ABCD। हाँ जी, 5 का जवाब मेरे बच्चे याद रखना, यहां आपने सारे लोगों ने गलत दिया, बस उन लोगों का जवाब सही है जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया। आयु के अनुसार अधिक समजातीय हो गए, बेटा लिंग के आधार पर नहीं हुए, विषम जातीय नहीं हुए। क्योंकि जब तुम्हें पता है कि सारे बच्चों की जो एज होगी वो 6 से 14 वर्ष के बीच में होगी, तो इसका मतलब सारी आयु क्या होगी, समान होगी। और अगर ऑप्शन नंबर सी इसमें कहता है तो बिल्कुल क्या है, सही। नंबर 5 के बाद नंबर 6 देखिएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट फंडामेंटल राइट बोलता है कितनी उम्र के बच्चों के लिए, बहुत स्पीड से जवाब दो भाई। नंबर 6 का, नंबर 6 का जवाब दीजिएगा कि जो फंडामेंटल राइट है वो, सॉरी राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो आपको कितने एज तक के बच्चों के लिए बता रहा है, बताओ जल्दी, कितने के लिए बता रहा है। चलो नहीं बोलोगे सॉरी, बहुत बढ़िया, मैं चाहता ही नहीं कि तुम सॉरी बोलो। तो यहां नंबर 6 में है बेटा, सीधी सी बात है, कितने एज के लिए है, 6 से 14 वर्ष के लिए। और ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो जल्दी, जब आसान सवाल तो फटाफट। 61 से लेके 91 तक, 61 से लेके 90 तक के लिए, अगर मतलब एक क्लास में अगर 61 61 से लेके 90 स्टूडेंट हैं तो टीचर कितने चाहिए, 5 2 4 3, 5 2 4 3, बताओ जरा कितने बच्चे चाहिए अगर आपकी क्लास में 61 स्टूडेंट है और रेंज है 61 से 90, बताना भाई, जल्दी जवाब दो इस बात का। ये लो, अभी दे दिए तुम तो जवाब, बहुत सही जा रहे हो। आसान है सवाल।
चलिएगा, यहां देख लेते हैं कितना। तो भाई इसमें कितनी जरूरत पड़ेगी, देखो 3 आ रहे हैं, है ना, मतलब 7 वाले जवाब में हद कर रहे हो, है ना। 3 दे रहे हो, 4 दे रहे हो, सही है बेटा। 1 से लेके 30 तक क्या होगा, 1। 30 से 60 कितने होंगे, 2। तो 31 से 60 अगर 2 होंगे तो obvious सी बात है 61 से 90 तक कितने होंगे, 3। तो जितने लोगों ने डी जवाब दे दिया इस बार तो बच गए मेरे को लग रहा है। अभी भी बेटा कुछ लोग तो 4 पे अटक गए हैं, कुछ लोगों ने 4, जितनों ने दिया 3 वो बिल्कुल क्या है, सही। आगे देख लो। The concept of inclusive education as advocated in the Right to Education Act 2009 is based on। देखो मेरे बच्चे, समावेशी शिक्षा है, मैंने पहले भी बताया था, ये ऐसी शिक्षा होती है जिसमें समान अधिकार होना चाहिए सबका। तो सवाल नंबर 8 को समझो, बताओ क्या होगा। नंबर 8 आपके सामने है। 8 में आपसे जो पूछ रहा है वो क्या है, 8 में कहता है भाई व्यवहारवादी प्रिंसिपल होना चाहिए, नहीं बेटा। ये कहता है सिंपैथिक होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राइट बेस्ड होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बेटा राइट टू एजुकेशन है, ये किसी पे, ये किसी के लिए वो नहीं। देखो तुम इसमें गड़बड़ खाओगे। राइट टू एजुकेशन एक अधिकार है, ये किसी ने आपको फ्री में खैरात में ऐसा नहीं दिया, ये क्या है, आपका अधिकार है। और जब अधिकार है तो इसका मतलब ये आपका एक राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, जिसमें आप क्या करोगे, नहीं भी मानोगे तो आपको एक अधिकार के रूप में एक मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। जितने लोगों ने सी जवाब दिया वो बिल्कुल क्या है, सही। आगे देखो सवाल नंबर 9। 9 को जरा लगा दीजिएगा। कहना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। शिक्षा के अधिकार के हिसाब से कौन सा सही है। स्कूल क्या करेगा, फीस लेगा, स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया करेगा। दोनों बातें सही, केवल एक सही, केवल 2 सही, ना पहली सही ना दूसरी सही, और दोनों की दोनों सही। तो बताइएगा कौन से वाली है, पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही, कोई भी नहीं सही। नंबर 9 का जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 9 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जी। हाँ, हर साल पिछले साल का क्वेश्चन है, ऐसे ही बेटा सवाल आते हैं, आप इन्हीं चीज को समझिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। नंबर आपके सामने आ गया, और जो नंबर आपके सामने है वो तो आप कहते हैं 14 के लिए, तो बेटा यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कोई फीस ली नहीं जाएगी और स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं होना। तो इसका मतलब सवाल का जवाब होगा ना पहला ना दूसरा, ना लेंगे पैसा ना लेंगे टेस्ट। आ जाएगा नया सवाल। टीचर को कितने घंटे काम करना है पर हफ्ते। हर वीक को टीचर, हर वीक हर हफ्ते टीचर कितने घंटे काम करेगा, बताओ जरा। कितने घंटे काम करेगा भाई, कितने घंटे काम करेगा टीचर जी, बताएं। टीचर कितने घंटे काम करेगा, अभी पढ़ाया था, बताया था, देखते हैं कोई बता पाएगा कि नहीं जी। ये क्या कर दिए तुम, बहुत बढ़िया। जल्दी 10 नंबर का जवाब देखो भाई। बताया था 40 घंटे नहीं, 42 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, काम कितना करना है, 45 घंटे। इसका मतलब हफ्ते में मिलेंगे 45 घंटे। लो जी नया सवाल, बताओ 6 से 14 जो बच्चे वाली बात है, इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल। आरटीई कौन से आर्टिकल में आता है, समझ के देना जवाब। दोनों ऑप्शन है आपके सामने, समझ के देना जवाब भाई इस सवाल का, कि आरटीई जो है वो कौन कौन से उसमें आता है। जल्दी जवाब दीजिएगा। अब इस सवाल का जितने जवाब दे रहे होंगे ये, तो यहां पर इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर, देख मेरे बच्चे, किसी को लगेगा 45, किसी को 21, अधिकार 21 में ही होगा। ये क्या है आपका डायरेक्टिव बताया था ना, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये डीपीएसपी वाला था। अधिकार आर्टिकल जब भी होगा वो हमेशा क्या होगा, 21A, डी इज द राइट आंसर। ये लो नया कहता है बेटा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन में, उन्हें आपको किस आधार पर पढ़ाना चाहिए। देखो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा होगा। और मतलब मेरे को इसको पोल भी देने की जरूरत नहीं, पोल हम अगले अगले सवाल पर दे देंगे, इसके लिए पोल देने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा राइट टू एजुकेशन अगर स्पेशल नीड को लेके आएगा, बस एक बात याद रखना, वहां हमेशा क्या होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। और इसको समझने समझाने के लिए नहीं, आप एक बात दिमाग में रखना कि राइट टू एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ आपको बात करेगा जब भी वो स्पेशल नीड पर बात करेगा। तो बस इस बात को हमेशा याद रखना। तो इसके लिए पोल की जरूरत नहीं, आप लोग सारे इस सवाल का जवाब दे दोगे। हम सीधा इस बार 30 नंबर पर बढ़ेंगे, नंबर 13 पर। बताना जरा टीचर का रोल कैसा होगा भाई।
आरटी के हिसाब से जो शिक्षक के कार्य नहीं, मतलब टीचर का कौन सा काम नहीं होगा। राइट टू एक्ट के हिसाब से 4 ऑप्शन है, बताओ एक टीचर कौन सा काम नहीं करेगा। नंबर 13 में जवाब, कौन सा काम नहीं करेगा बताओ, कौन सा काम नहीं करेगा। चलो नंबर 13 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, अधिकांश लोग डी की तरफ चल रहे हैं, देख लेते हैं किसकी तरफ है भाई। एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा कराना है, शिक्षक को खुद के व्यक्तिगत ट्यूशन व्यस्त रखना चाहिए, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखनी है, समय का ध्यान रखेगा, बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसके हिसाब से पढ़ाने का काम करेगा। तो भाई एक बात तो तय थी, जो टीचर नहीं करेगा वो क्या नहीं करेगा, ट्यूशन नहीं करवाएगा। अच्छा, ट्यूशन ना करवाने वाली बात कौन से सेक्शन में थी बताना जरा। देखो तुम्हारी गजनी हो कि अभी लेडी गजनी हो, कौन से भूला है देखे जरा, कितने लोगों को याद है ये वाली बात, कौन से सेक्शन में आएगी। बहुत बढ़िया, एक दोनों तो पहले ही लिख डाला। नंबर 13 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लगा रहे हो, लेकिन कुछ लोग फिर गड़बड़ कर देंगे। मेरा कौन से सेक्शन में था भाई, अरे सो जाते हो यार तुम लोग। अच्छा एक बात बताओ, जरूरी है कि वो चिल्ला चिल्ला के तुम्हें कैमरे में से निकाल के ले हो? चलो आ जाओ यहाँ सभ्यता के साथ। मेरे बच्चे सेक्शन कौन सा था, 28। कौन सा है, सेक्शन 28। बहुत बढ़िया, आगे देखो नया सवाल। ये बताओ जरा, यहां पर किसके लिए बात कर रहे हैं, डिसेबल चिल्ड्रन के लिए। फटाफट बता दो, डिसेबल चिल्ड्रन का आयु एज क्या होगा, मतलब एज ग्रुप क्या होगा, डिसेबल के लिए बेटा एज ग्रुप क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ जी, याद नहीं हुआ अभी, याद करना करें बेटा। इसमें तो पता चल जाएगा डिसेबल क्या था, 3 से 18 नहीं, 6 से 14 नहीं, 6 से 22 नहीं, सीधी याद रखना कितना बोला था, 6 से लेके 18। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी होगी भाई, इतने भुलक्कड़ एकदम, देखो बी पे जा रखी है। आधे से ज्यादा मतलब कितने प्रतिशत लोग हैं बताओ, 25% लोग हैं जिन्होंने अभी भी आंसर बी लगा दिया। कैसे किया जाए तुम लोग, तुम मेरे को फंसो किसी दिन, बताऊं तुम्हें मैं जरा। नंबर आ जाओ, और कहते हो सितारों, फिर मैं बोलता हूं सितारे, तो तब देखो कहता है बेटा ये वाली बात कि आरटी जो है वो किस बात के बारे में एडवोकेट वकालत करता है, किसके बारे में कहता है, तू मेरा है सिर्फ मेरा है। आरटी क्या कहता है, तू सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा है। ये किसके बारे में बात करता होगा बताओ जरा। नंबर 15 का जवाब क्या होगा। चलो भाई, तो ये वाली बात जो कहता है वो किसको कहता है, समावेशी शिक्षा को। आगे बढ़ेंगे, नया सवाल देखेंगे। चलो इसको हटा देते हैं। ये कहना चाहता है भाई, शिक्षकों को निम्न में से किस काम के लिए आयोजित नहीं, मतलब ये कहना चाहते हैं कि तुम टीचर से कौन सा काम नहीं करवा सकते, तुम टीचर से कौन सा काम नहीं करवाएंगे। नंबर 16 वाला जवाब दो, आप टीचर से कौन सा काम नहीं कराएंगे, ये पूछ रहा है यहां से भाई बंदा। नंबर 16 का जवाब दो, 16 का जवाब दो, क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। नहीं, ना ना ना, हाँ, मतलब प्लस पोलियो में नहीं जाता। दवाई पिलाने जाएगा तो फिर वो पढ़ाएगा कब, नहीं होता। ठीक है, यहाँ बेटा क्या है, 10 देखो उसमें जाएगा, अभी बताया था मैंने, उस जनगणना में जाएगा, आपदा राहत में जाएगा, चुनाव में जाएगा। लेकिन याद रखना, प्लस पोलियो, पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाने जाएगा। जो हमारा टीचर है वो क्या नहीं जाएगा, पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाने जाएगा, और सब कुछ कर लेगा वो। ठीक, आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ। 16 के बाद बेटा 17 नंबर आपसे पूछता है, आरटीई में वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। अभी बताया था, सेकंडों में बता दो, इसका कोई पोल नहीं आना। 17 नंबर का कोई पोल नहीं, बस ऐसे ही बता दो तुम। 17 नंबर का कोई पोल नहीं, ऐसे ही बता दो, कोई बात नहीं।
यहाँ तो मेरे बच्चे अभी तो बता दिया, इसका मतलब 20 वाली बात, 22 वाली बात, 25 वाली बात नहीं, ये क्या है, हमारा जो एक्ट है वो कौन सा था, सेक्शन 28। नंबर 18 देखो भाई, ये कहता है वर्किंग डेज बताओ, किसके लिए, फर्स्ट टू फिफ्थ, प्राइमरी टीचर के वर्किंग ग्रेड बताओ, वर्किंग आवर्स बताइएगा, है ना, वर्किंग डेज, सॉरी वर्किंग डेज बताने हैं आपको इस बात के, कि आपको बताना है ये वाली बात कि जो हमारा टीचर है 5वीं कक्षा तक पढ़ाएगा, उसके लिए जो उसके आवर्स होने चाहिए वो कितने, 200 हैं, 180, 240 या फिर 220, 200, 180, 240, 220 कितने होने चाहिए नंबर 18 में भाई जी। बेटा पोलियो पिलाने जाएगा तो फिर पढ़ाएगा का मतलब समझो ना, कुछ काम तो ऐसा करेगा। जो चैप्टर नंबर 4 है सेक्शन नंबर 28 वो सही है, लेकिन बेटा प्राइमरी में मैंने कितने बताए थे, 200 घंटे, कितने बताए, 200 डेज, सॉरी घंटे बोल रहा हूँ, कितने हैं, 200 दिवस बताए थे, और बताए थे कितने, 800 घंटे। तो जिन लोगों को ये पता है उनकी बात बिल्कुल क्या है, सही, कोई पोल नहीं आ रहा, बस सवालों का जवाब ऐसे ही देते चलो। टीचर के जो कहता है वर्किंग आवर पर वीक वाली जो बात है वो कौन सी होगी, वर्किंग वार होगी, ये तुमने मेरे को लग रहा अभी बता दिया था, फिर भी एक बार बता दो ताकि वेरीफाई। 45, 35, 52, 48 कितने होने चाहिए सप्ताह में कम से कम घंटे, न्यूनतम घंटे बोला जा रहा है, बताइएगा। नंबर 19, नंबर 19 क्या होगा, 19 में अगर आप समझेंगे तो इसे किस तरीके से समझना है ये बात समझिएगा। अगर आप देखेंगे भाई बच्चा किस तरह, तो हम जानते हैं सप्ताह के घंटे जो बेटे थे वो कितने थे, 45, कितने हैं 45, तो जिन्होंने 45 लगाया वो बिल्कुल स्पीड के साथ बढ़िया। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इग्नोर्ड इन चिल्ड्रंस फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन राइट, आपने क्या कर दिया कि ये बताओ, ये आपकी समझ का सवाल कि भाई आरटी में आपने क्या करा, किस चीज को नजरअंदाज किया है। आरटी कहता है कि आपने किस चीज को क्या किया है, नजरअंदाज किया है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, आप फैसिलिटेट करेंगे टीचिंग का, नहीं अंदाज किया। आप इंश्योर करेंगे एंट्री ऑफ रोमिंग बॉयज, मतलब घूमने वाले बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। आप कैलेंडर बनाएंगे, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे 20 में एक ही गड़बड़ कर दी, और 20 वाले की बात है कि आपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो पढ़ा रहे हो, लेकिन जब वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा फिर उसके बाद उसे कौन पढ़ाएगा, क्योंकि घर में तो पैसे वाली दिक्कत अभी भी है। तो जो सबसे ज्यादा इग्नोर है, घूमने वाले बच्चों को स्कूल में बंद कर दिया, भेजो हम पढ़ाएंगे। उसके कहता है अध्यापकों को ट्रेनिंग देंगे, बिल्कुल देंगे। इसके बाद कहना चाहता है ये कैलेंडर बनाएंगे, भाई इतना सिलेबस टाइम पे, ठीक है, लेकिन बात तो ये है ना कि 14 वर्ष के बाद जो बच्चा पढ़ेगा वो कहां जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं एक नया सवाल जो है आपके सामने, ये बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह निर्धारित करता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो शिक्षा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। अब बताओ भाई एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, बताओ जरा। देखो भाई ये कहता है रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, क्या है, बेटा ये को स्कोलिस्टिक को क्या करना चाहिए, सीमित करना चाहिए। केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए, टेस्टिंग, टेस्टिंग तो हम करते ही नहीं है। आप एक्टिविटी और फ्रेंडली मैनर में होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक्स्ट्रा कोचिंग वाली बात क्या है, गलत है। और को स्कोलिस्टिक को रिस्ट्रिक्टेड नहीं, फ्री करेंगे। तो एक बात तय है कि हम बच्चे को क्या करेंगे, ना लगातार शिक्षण होगा ना ये होगा, हम उसे क्या करेंगे, हम उसे क्या करेंगे, चाइल्डली, एक है ना बाल केंद्रित, उसमें उसे ज्ञान देंगे। ये सवाल का जवाब बिल्कुल सही। आगे देख मेरे बच्चे नंबर 22, नंबर जो 22 होगा वो क्या होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है, मिनिमम नंबर ऑफ, ये हो गया भाई, इसको नहीं मैं बार बार करा रहा, ये बता दो। नंबर 23 का जवाब देना भाई, कौन सा आपका संविधान संशोधन आता है, कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत आप ये पाते हैं जिसमें आपको आरटीई अधिनियम दिया गया है, कौन से संविधान संशोधन में आपने आरटीई को देखा है, बताइएगा। आरटीई को आपने किस संविधान संशोधन के अंदर पाया है, डन। चलो तो यहां भाई जो 23 का है 85वां संविधान, 93 वाला नहीं, ये क्या था 86वां। बस तुम मेरे को ये बता दो ऑप्शन में कि 86वां संविधान संशोधन साल कौन सा था, साल कौन सा था। 86 इज द राइट आंसर, साल आपसे पूछ रहा हूं कौन सा होगा, साल बताइएगा कौन सा होगा जी। 86 इज द राइट आंसर, लेकिन एक चीज और पूछी है मैंने, साल कौन सा होगा। तो साल जो मेरे बच्चे था वो कितना था, 2002। कौन सा था, 2002। और ये देख लीजिएगा, एसएमसी के गठन का प्रावधान भारत में लागू होता है कहां, सभी राज्यों पर,
केवल राजस्थान, राजस्थान मध्य प्रदेश, तटीय राज्यों पर। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कहां कहां बनेगी, सभी पर बनेगी या किस पर बनेगी, कहां होगा? राइट टू एजुकेशन का जो होगा इसमें बेटा एसएमसी जो बनेगी क्या होगा? और एसएमसी में अगर कोई पूछेगा तो महिलाएं कितनी होनी चाहिए, 50%। कितनी होनी चाहिए, 50%। और बेटा 24 का नंबर जो होगा वो क्या होगा, 24 का नंबर जो होगा, बहुत बढ़िया, ये भी दे दिया। तो जो एसएमसी है वो कहां पर होगी, सब राज्यों में होगी, एक में होगी? तो भाई अगर बनेगा तो राइट टू एजुकेशन अगर बना है तो इसका मतलब खाली एक तो बना नहीं, भारत के क्या है, सभी राज्यों के लिए बना, और जो है ऑप्शन नंबर आपका ए। तो आज की क्लास भाई हम यहीं खत्म करते हैं। अब आप बता दीजिएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, मजा आया, आज की क्लास सही लगी? बताओ कैसा रहा आज की क्लास का आपका? चलो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान और आप बने हुए अध्ययन मंत्रा पर। इंटरेस्टिंग थी, स्कोर भी बढ़िया होगा। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो फीडबैक दे दीजिएगा कि क्या ना पसंद रहा। जैसा भी हो मैसेज जरूर कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा यहाँ। और बाकी कल आपसे दोपहर में मिलने, ये आरटी तो हो गया, कल आपसे जो है ये वो होंगे ना शायद, राहुल सर। एक चीज मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। कल आपको दोपहर में ना बेटा हिंदी व्याकरण के साथ राहुल सर मिलेंगे, आप उनके साथ मिल जुड़ जाइएगा दोपहर में। कल क्या है, 4 बजे। और धीरे धीरे अभी वो आपके सामने जुड़ना शुरू कर देंगे आपके सीटेट की क्लासेस के लिए भी। तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें। मेरा नाम रोहित वैद्वान और आप बने दिन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।